Hello everyone, I once again welcome you all on Law Veda's YouTube channel. I hope that you all would be doing fine and doing good in your studies also. So आज जिस टॉपिक की बात हम करेंगे दैट इज कंडीशनल लेजिस्लेशन. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग का डिस्क्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन करें तो दो कैटेगरीज में वो डिवाइड होगा. नंबर वन इज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड नंबर टू इज कंडीशनल लेजिस्लेशन और वी कॉल इट एज कंटिंजेंट लेजिस्लेशन ऑल्सो. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कंडीशनल लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. हम ये देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है और उसका क्या वो कैसे डिफर करता है फ्रॉम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एज वेल एज हम इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केस लॉज को भी देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन आवर टॉपिक. So, since lawmakers cannot be present everywhere at every time, they delegate their legislative powers to subordinates, where they can implement law to the extent of power they have been delegated. When conditions are added to such delegated power in matters of implementation, it becomes a conditional legislation. सो लॉ मेकर्स यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है या फिर जो हमारे स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो हर जगह हर वक्त खुद प्रेजेंट नहीं हो सकते. ओके, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू बी प्रेजेंट एवरी टाइम एट ईच एंड एवरी प्लेस. तो इसीलिए वो अपना कुछ लेजिस्लेटिव पावर दूसरे लोगों या दूसरी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं, बेसिकली सौंप देते हैं, लाइक मिनिस्टर्स को या फिर ऑफिसर्स को या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को. लेकिन जब इस डेलीगेटेड पावर के साथ कुछ कंडीशंस जोड़ दी जाती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लॉ कब फोर्स में आएगा या फिर वो जो लॉ है वो स्पेसिफिक लॉ किस एरिया में अप्लाई किया जाएगा, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी या फिर किस अथॉरिटी के कहने पर वो लागू किया जाएगा एक्सेट्रा, तब इसे कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं. इस टाइप के लेजिस्लेशन में जो लेजिस्लेटिव पावर होती है वो लेजिस्लेचर के पास ही होती है, बिकॉज लेजिस्लेचर ही एक लॉ को इनैक्ट करता है विद डिफाइंड द स्कोप एंड पर्पस. और जो इसका ऑपरेशन होता है वो कंडीशनल होता है, मतलब कि जो लॉ होता है वो तभी इफेक्ट में आता है जब कोई सर्टेन कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए. अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन की तो इसका जो एग्जीक्यूटिव या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है वो एम्पावर्ड होती है इस लॉ को इन्फोर्स कराने में या इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, और वो ये डिटरमाइन करती है कि ये लॉ का जो टाइम होगा, प्लेस होगा या फिर जो मैनर होगा इन्फोर्समेंट का, आखिर वो क्या होगा. एंड इसमें पॉलिसी का डेलीगेशन नहीं होता है, सिर्फ जो एप्लीकेशन होता है उसका डेलीगेशन होता है, ना कि लेजिस्लेटिव इंटेंट का या फिर पॉलिसी का. दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि कंडीशनल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर गन और गन पाउडर दोनों ही प्रोवाइड करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को सिर्फ ट्रिगर पुल करना होता है. अगर मैं इसको एक सिंपल इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊं तो हम बहुत सारे ऐसे एक्ट्स पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स इन एनी डिस्ट्रिक्ट एज एंड व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इशूज अ नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे लॉ बन गया है, लेकिन ये तब तक लागू नहीं होगा, ये तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन नहीं निकालती. इस टाइप के लॉ मेकिंग प्रोसेस को कंडीशनल प्रोसेस कहते हैं या फिर कंडीशनल लेजिस्लेशन प्रोसेस कहते हैं. कंडीशनल लेजिस्लेशन प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा लॉ बनाने का तरीका जिसमें लॉ या रूल तभी इफेक्टिव होंगे, तभी वो प्रभाव में आएंगे, फोर्स में आएंगे, जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या प्री कंडीशंस पूरी होती हैं. यानी लॉ बन गया है, लॉ इनैक्ट हो गया है, लेकिन वो तुरंत अप्लाई नहीं किया जाएगा, वो तुरंत फोर्स में नहीं आएगा, तुरंत लागू नहीं होगा. उसको लागू करने के लिए पहले कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, लाइक जैसे नोटिफिकेशन जारी करना या फिर किसी अथॉरिटी का अप्रूवल या कंसेंट लेना एक्सेट्रा. अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इन द वेन डायग्राम ऑफ लेजिस्लेशन, इफ डेलीगेशन ऑफ पावर इज अ सबसेट देन कंडीशनल लेजिस्लेशन इज अ सब सबसेट. अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो लेजिस्लेशन है वो सबसे बड़ा सेट है, मतलब कि वो सारे ही लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर को इंक्लूड करता है. फिर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो उसका एक सबसेट है. जब लॉ बनाने का कुछ पावर एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दिया जाता है, और जो कंडीशनल लेजिस्लेशन है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक स्पेशल टाइप है, जहां लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब कोई कंडीशन पूरी होती है. इसलिए कंडीशनल लेजिस्लेशन इज अ सब सबसेट ऑफ लेजिस्लेशन. When the law is complete and certain conditions are laid down as to how and when the law would be applied by the delegate, it is conditional legislation. It includes no law-making powers but only the power of determining when it should come into force or when it should be applied.
जब लॉ ऑलरेडी कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है या हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, स्टेट असेंबलीज है, उन्होंने पूरा जो लॉ है वो बना दिया होता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन होती है कि कब और कैसे उस लॉ को इफेक्ट में लाया जाएगा, उसे कब लागू किया जाएगा। ये डिसीजन एक डेलीगेट लाइक स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई कलेक्टर या फिर कोई अदर अथॉरिटी ले सकता है। तो ऐसे कानून को कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। डेलीगेट कोई न्यू लॉ नहीं बनाता है, बस उस लॉ को लागू करने का टाइम, प्लेस या मैनर डिसाइड करता है। Further, we have is कि conditional legislation can be found in the occurrences where। तो अब हम देखेंगे कि conditional legislation कब कब के या फिर किन केसेस में अप्लाई होता है, उसके occurrences क्या होते हैं। So the very first point which we have is that the legislature empowers the executive to expand the activity of a current law to a specific area or region। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो एरिया एक्सपेंशन की बात कर रहा है। मतलब कि जब लेजिस्लेचर लाइक पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली एक लॉ बना देता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि उस लॉ को कब और किस एरिया में लागू करना है, ये वो डिसाइड करे, तो यहाँ पे कंडीशनल लेजिस्लेशन अप्लाई होता है। सपोज कि कोई एक पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना है, लेकिन वो तभी किसी नए डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी। ये एक तरह का कंडीशनल लेजिस्लेशन है, क्योंकि लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक कंडीशन पर डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव के डिसीजन पर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन एंड डिसाइड द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन एक्ट टू अ गिवन एरिया। सो टाइम ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करना, इस पे भी कंडीशनल लेजिस्लेशन अप्लाई होता है। एग्जीक्यूटिव को ये पावर मिलती है कि वो डिसाइड करे कि कब कोई एक्ट किसी एरिया में लागू किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि लॉ बन गया है, लेकिन कहा गया है कि ये तभी लागू होगा जब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो ऐसे टाइम पे भी कंडीशनल लेजिस्लेशन अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट इज टू ब्रॉडन द स्पैन ऑफ अ टेम्पररी एक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पीरियड फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इस पॉइंट का मतलब टेम्पररी एक्ट का जो मतलब होता है वो होता है कि एक ऐसा लॉ जो सिर्फ कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग के लिए बनाया गया होता है, फॉर एग्जाम्पल कि 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर एक्सेट्रा के लिए। एंड जो लेजिस्लेचर है वो एक टेम्पररी एक्ट बनाता है। उस एक्ट की मैक्सिमम ड्यूरेशन लेजिस्लेचर खुद डिसाइड कर देता है। सपोज कि कोई पर्टिकुलर एक्ट है, उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया 3 इयर्स, लेकिन उस 3 साल के अंदर कितने समय तक वो एक्ट लागू रहेगा, लाइक वो 6 महीने के लिए एनफोर्समेंट में रहेगा या फिर 1 साल के लिए, ये डिसाइड करने का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव को दे दिया जाता है। ये कंडीशनल लेजिस्लेशन होता है, क्योंकि लॉ की जो वैलिडिटी है उसको एक्सटेंड करने का जो डिसीजन है वो एग्जीक्यूटिव करेगा, लेकिन एक लिमिट के अंदर जो लेजिस्लेचर ने फिक्स किया है। हमारे केस में जो 3 इयर्स का टाइम था वो लेजिस्लेचर ने मैक्सिमम टाइम पीरियड फिक्स किया है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो सपोज पार्लियामेंट ने कोई एक एक्ट पास किया एंड उसने कहा कि दिस एक्ट शैल बी इन फोर्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स, बट द गवर्नमेंट में एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो एक्ट का टोटल लाइफ है वो 3 इयर्स है, जो कि लेजिस्लेचर ने खुद से फिक्स कर दिया है। लेकिन हर एक्सटेंशन का जो डिसीजन है वो हमारा एग्जीक्यूटिव करेगा, ये अथॉरिटी उसको डेलीगेट की गई है, और इसीलिए हम इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज कि जो कंडीशनल लेजिस्लेशन तभी अप्लाई होता है जब एग्जीक्यूटिव ये डिसाइड करता है कि लॉ किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक या फिर किन चीज़ों पर अप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक लैंड सीलिंग लॉ है, वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड पर अप्लाई होगा, उस पर लागू होगा, कमर्शियल लैंड पर नहीं। ये डिसाइड करना एग्जीक्यूटिव के हाथ में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट ए टू इंट्रोड्यूस अ स्पेशल लॉ इफ द कंटेम्पलेटेड सिचुएशन हैज अराइजन इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर एक स्पेशल लॉ बनाता है, लेकिन कहता है कि ये लॉ तभी लागू होगा जब गवर्नमेंट को ये लगे कि एक सर्टेन कंटेम्पलेटेड सिचुएशन जो है वो वाकई में आ गई है, वो वाकई में लाइक एग्जिस्ट करने लगी है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या वो सिचुएशन आई है या नहीं। अगर गवर्नमेंट कहे कि यस अब वो सिचुएशन आ गई है, तो वो लागू जो लॉ है वो लागू हो जाएगा। ये भी कंडीशनल लेजिस्लेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी जो लॉ है वो हमारा इनैक्ट हो चुका है, बन चुका है, लेकिन उसकी एनफोर्समेंट एक कंडीशन पे डिपेंडेंट है जो कि गवर्नमेंट के ओपिनियन पे बेस्ड है।
फॉर एग्जाम्पल कि है कि एक दिस लाइक वी हैव कि दिस एक्ट शैल कम इन टू फोर्स व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट अ पब्लिक इमरजेंसी हैज अकर्ड। यानी यहाँ पे लॉ बना दिया गया है, लेकिन ये तभी लागू होगा जब गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि हाँ इमरजेंसी आई है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कि कंडीशनल लेजिस्लेशन अलाउज बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड बेटर रीच ऑफ लॉज as it gives them ample discretion to work and to make decisions regarding implementation in the best possible manner. सो कंडीशनल लेजिस्लेशन से लॉ को ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव या अथॉरिटी को कुछ पावर मिलता है कि वो डिसाइड करे कि लॉ कब लागू होगा, किस टाइम पे, किस एरिया पे लागू होगा, एक्सेट्रा। इससे लॉ को लोकल सिचुएशंस के हिसाब से अप्लाई करना ईजी हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ उतनी ही लिमिट तक वैलिड है जितनी पावर लेजिस्लेचर ने दी है। अगर जो अथॉरिटी है वो उस डेलीगेटेड पावर के बाहर जाके एक्शन लेती है, तो वो एक्शन इलीगल होगा या फिर अल्ट्रा वायज होगा, दैट इज बियॉन्ड द पावर होगा, और उसको हम वॉइड मानेंगे, उसको वॉइड माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कि what is the difference between the delegated legislation and conditional legislation? तो अब हम delegated legislation और conditional legislation के बीच के अंतर को समझेंगे। So, conditional legislation, though is a kind of delegated legislation, is different from it, as latter includes conferring lawmaking power to another body, but the former is only for bringing the law in force by another body without having any lawmaking power. बोथ ओके, पहले इस पॉइंट को समझते हैं। सो कंडीशनल लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोनों में डिफरेंस है। जब लेजिस्लेचर अपना कुछ लॉ बनाने का पावर किसी बॉडी को देता है, जैसे कि मिनिस्ट्री को, एग्जीक्यूटिव को, या फिर किसी भी अदर अथॉरिटी को, और वो बॉडी रूल्स, रेगुलेशंस या बायलॉज बनाती है, तो इसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। बट कंडीशनल लेजिस्लेशन में लेजिस्लेचर खुद लॉ बनाता है, सिर्फ कब और कैसे वो लागू होगा ये डेलीगेट डिसाइड करता है। यहाँ पे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है वो लेजिस्लेचर के पास ही रहती है। And both the jobs are being done by delegates, but one involves law making and other involves implementing the same. ठीक है, तो दोनों ही, चाहे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करें या फिर कंडीशनल लेजिस्लेशन की बात करें, दोनों ही डेलीगेट्स द्वारा ही किया जाता है। बट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वहाँ पे डेलीगेट्स खुद लॉ बनाते हैं, वेराज जो कंडीशनल लेजिस्लेशन है वहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने की या फिर उसको एनफोर्स करने की पावर डेलीगेट्स के पास होती है, और लेजिस्लेचर कंडीशनल लेजिस्लेशन में खुद उस लॉ को बना के उनको सौंपता है। Now, next we have come to the landmark case laws related to this topic. So, the very first case is Hamdard Dawakana versus Union of India. सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंडीशनल लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कंडीशनल लेजिस्लेशन में जो पावर डेलीगेट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर या किसी अथॉरिटी को दिया जाता है, वो कानून बनाने का नहीं होता है, मतलब कि वो लॉ बनाने का नहीं होता है, बल्कि सिर्फ ये डिसाइड करने का होता है कि जब लेजिस्लेचर ने एक रूल ऑफ कंडक्ट या फिर कोई एक पर्टिकुलर नियम बना दिया हो, तो वो रूल कब से लागू होगा, कब से इफेक्टिव होगा, ये डिसाइड करने की पावर उस डेलीगेट के पास में होती है। ठीक है, तो दैट इज ओनली रिटन हियर दैट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इन कंडीशनल लेजिस्लेशन द डेलीगेट्स पावर इज दैट ऑफ डिटरमाइनिंग व्हेन अ लेजिस्लेटिव डिक्लेयर्ड रूल ऑफ कंडक्ट शैल बिकम इफेक्टिव। तो वही बात लिखिए जो मैंने अभी आपको समझाई है। Now the next case which we have is जतेंद्र नाथ versus province of बिहार। तो इस केस में कोर्ट ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया कि इंडिया में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की एक लिमिट होती है। लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली अपनी मेन लॉ मेकिंग पावर किसी और बॉडी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, चाहे वो बॉडी को कंडीशंस या गाइडलाइंस के साथ ही क्यों ना ट्रांसफर किया गया हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेचर लॉ बनाने का असली पावर खुद के पास ही रखता है, वो खुद ही उसको रिटेन करता है। वो सिर्फ लिमिटेड पावर डेलीगेट को दे सकता है, जैसे कि लॉ कब से लागू होगा, या फिर कौन से एरिया में लॉ अप्लाई होगा, या फिर क्या उसके लागू होने का तरीका होगा, ये सब इसे ही कंडीशनल लेजिस्लेशन कहते हैं। लेकिन पूरा लॉ बनाने का काम किसी और को देना ये अलाउड नहीं है, यानी जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। Okay, the last case which we have here is In Re Delhi Laws Act case.
which is a very landmark case on the topic of delegated legislation as well. So इस particular case में एक बहुत ही important question involved था, and that was कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी लॉ को एक्सटेंड करने का पावर देना लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट करना माना जाएगा। तो इस केस में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है वो कोई एजेंट या डेलीगेट नहीं है, वो खुद एक पावरफुल लॉ मेकिंग बॉडी है। उसके पास फुल पावर्स है, प्लेनरी पावर्स होते हैं जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होते हैं। इस केस में इंडियन लेजिस्लेचर ने अपना डिसीजन खुद लिया था कि कौन से प्लेस पे उस लॉ को अप्लाई किया जाएगा, किन पर्सन्स के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, कौन सा लॉ होगा या फिर कौन सी पावर के साथ एक्सेट्रा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम सिर्फ इतना था कि जब कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाए तब लॉ को इफेक्टिव बनाए। इसी प्रोसेस को कहते हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन, और इस पर्टिकुलर केस में जो कोर्ट थी हमारी, उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल माना था, इसे वैलिड माना था। सो बेसिकली जो ये केस था इन दिल्ली लॉज एक्ट केस में, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब लेजिस्लेचर लॉ बना देता है और किसी अथॉरिटी को सिर्फ उस लॉ को इफेक्ट में लाना है, लागू करना है, ये काम देता है अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो ये डेलीगेशन नहीं बल्कि कंडीशनल लेजिस्लेशन होता है, और इसीलिए इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thank you for watching, and if you have found this helpful, don't forget to like, subscribe and share for more such legal insights. See you in the next lecture. Till then, thank you and bye-bye.